होगा? अगर 2 मोल अंदर डाले हैं और अंदर में 2 ही मोल बने, 3 या 4 बने नहीं, तो ये समझ जाना ये हो गया आपका कौन सा? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर इसमें हम 2 मोल डालते हैं तो अंदर में जाके 4 मोल बन जाए या फिर 1 मोल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो पार्टिकल डाले अंदर में टूट के 2 हो जाए या जुड़ के 1 हो जाए, तो समझ जाना वो जो प्रॉपर्टीज आ रहा है वो क्या है? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिफरेंट आएगा। किसके? जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और उसी प्रॉपर्टीज में जो चेंजिंग आता है उस चेंजिंग को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आता है वान हाफ फैक्टर। उन्होंने ये बताएगा कि भाई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें चेंजिंग आएगा तो कितना आएगा चेंज? इसके बीच में आपस में जो आकर्षित बल है और इसमें जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, ये वाला और ये वाला, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है ए बी, ये और ये तीनों बराबर हो जाएगा, तो समझ जाना कि सॉल्यूशन जो बना है कैसा है? ये आइडियल सॉल्यूशन। और जब बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? ए बी। ये तीनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। और जब बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, मोलिकुलर मास, कुलर मास, ये सारा चीज देखें। ठीक है, इसमें आएगा एक वान हाफ फैक्टर। देखो सबसे पहले अगर हम लोग जो पढ़ते थे पहले इस तरह से लेते थे कि एक कोई यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, अब इसमें हम सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए। क्या डाल दिए हम लोग? सोल्यूट पार्टिकल्स। अब ये सोल्यूट पार्टिकल इसमें जाके क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, हम लोग पढ़ाए थे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बताए थे कि सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। देखो 3 को घटना बताते हैं। पहला घटना हो गया, एक और घटना लेते हैं। इसमें हम लोग कोई भी 4 मॉलिक्यूल सॉल्यूट ले लिए, एक और ले लेते हैं हम लोग। इसमें भी सॉल्यूट की संख्या 4 ले लेते हैं, ले लिए। देखो इसको जब हम सॉल्वेंट में डालें तो ये सॉल्यूशन बन गया आराम से। ठीक है, जब हम इसको डालें तो डाले थे कितना? 4, लेकिन अंदर में जाके इसकी संख्या हो गई 8। कितना हो गया? 8। यहां पे डाले थे 4, अंदर में जाके इसकी संख्या हो गई 2। अब देखो इसमें 4 डाले थे तो 4 ही आया था, इसमें 4 डालें इसमें हो गया कितना? 8। इसमें कितना हो गया? 2। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। हम लोग समझे थे क्या? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के मतलब बताते हैं कि 4 मोल डाले थे, इसमें भी 4 मोल डाले हैं, इसमें भी कितना मोल डाले हैं? 4 मोल डाले हैं। जब इसमें 4 मोल डाले हैं तो इसमें सिंपल है कि अंदर में 4 ही मोल गया होगा, ये हम लोग जानते हैं। और इसको लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग क्या बोलते थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यही सॉल्यूशन में हम बताए थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ समझो, यहाँ पे हम लोग समझे हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो है 4 मोल है, लेकिन ये अंदर में जाके यही मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। और डिसोसिएट होकर के 4 से बन गया कितना मोल? 8 मोल। हम लोग समझे थे कि 4 मोल इसमें डाले हैं लेकिन अंदर में टूट के क्या हो गया? 8 मोल। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसमें से देखो, इसमें से समझे थे हम कितना? 4 मोल डाले हैं, लेकिन इसमें कितना मोल मिल रहा है हमारा? 2 मोल। इसमें कितना मोल मिल गया? 8 मोल। इसमें कितना मोल है? 4 मोल। इसमें भी कितना मोल हो गया? 4 मोल। इसमें भी कितना मोल हो गया? 4 मोल। यहाँ पे है 4 मोल, 4 मोल। यहाँ पे भी कितना मोल डाले हैं? 4 मोल। ये चीज है। देखो हम बताए थे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन याद है कि किसी भी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल पे, नंबर ऑफ मोल के सोल्यूट पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे समस्या आया है कि सोल्यूट डाले हैं यहाँ पे जब सोल्यूट डालें, हम लोग ये माने हैं, ऑब्जर्व ये किए हैं कि जो है 4 मोल हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेट किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो पता चला इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आ गया डिफरेंट। क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। यहाँ पे हम लोग सोचो 4 मोल सोल्यूट हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है?
2 मोल हो रहा है, मतलब जुड़ जा रहा है। तो जुड़ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा समझते थे पहले का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और बाद वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट आएगा कि सेम आ जाएगा? डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम लोग का 4 मोल लेके मान के चल रहे थे, लेकिन अंदर में मोल की संख्या क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगा ही आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे चेंजिंग आएगा तो जो हमारा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और अंदर में जाके जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए हैं या एसोसिएट हो गए हैं, उसके वजह से उसके प्रॉपर्टीज में कितना चेंजिंग आएगा वो बताने के लिए आ रहा है वान 't हाफ फैक्टर। उसका नाम क्या है? वान 't हाफ फैक्टर। वान 't हाफ फैक्टर यही बताएगा कि जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और उसमें जो सोलूट डाले हैं उस सोलूट अंदर में डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया है, उसके वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कितना चेंजिंग आया है, उसी को बताएगा कौन? वान 't हाफ फैक्टर। अब यहाँ पे समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल से कि हमारा एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। जैसे ये वाला चीज़ है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सोलूट ऑफ डालें इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट डालें तो ये क्या बन गया? सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसको हम नाम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो इसमें 6 मोल डाले हैं, मान के चलो 6 मोल सोलूट डाले हैं। अब यही पे है कि यहाँ पे अगर हम 6 मोल सोलूट डालते हैं, इसमें कोई दूसरा सोलूट डालते हैं, 6 मोल सोलूट डालते हैं इसमें, तो ये अंदर में जाके 12 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। कितना मोल में कन्वर्ट हो जाता है? 12 मोल। डाले हैं कितना मोल? 6 मोल। अंदर में कितना हो जाएगा? 12 मोल। तो क्या इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे थे हम लोग 6 मोल समझ के, लेकिन अंदर में जाके क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गया, और डिसोसिएशन होने के वजह से इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ गए? चेंजिंग आ गया। और वो चेंजिंग कितना आया? वो चेंजिंग कितना आया वो जाके बताएगा वान 't हाफ फैक्टर। ये बताने जा रहा है वान 't हाफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। फिर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are different to normal colligative properties. That difference are known as abnormal colligative प्रॉपर्टीज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर 2 मोल अंदर डाले हैं और अंदर में 2 ही मोल बने, 3 या 4 बने नहीं, तो ये समझ जाना ये हो गया आपका कौन सा? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर इसमें हम 2 मोल डालते हैं तो अंदर में जाके 4 मोल बन जाए या फिर 1 मोल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो पार्टिकल डाले अंदर में टूट के 2 हो जाए या जुड़ के 1 हो जाए, तो समझ जाना वो जो प्रॉपर्टीज आ रहा है वो क्या है? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिफरेंट आएगा। किसके? जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और उसी प्रॉपर्टीज में जो चेंजिंग आता है उस चेंजिंग को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आता है वान 't हाफ फैक्टर। उन्होंने ये बताएगा कि भाई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसमें चेंजिंग आएगा तो कितना आएगा चेंजिंग? वान 't हाफ फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? तो सबसे पहले हम लोग वान 't हाफ फैक्टर के बारे में जानेंगे कि कैसे निकाला जाएगा वान 't हाफ फैक्टर। तो वान 't हाफ फैक्टर हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो वान 't हाफ फैक्टर इज इक्वल टू वान 't हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू total number of mole
आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यही चीज बोला है वान हाफ फैक्टर मतलब आई। सीधा सवाल है, देखो हम बहुत सिंपल तरीका से इसको बताते हैं वान हाफ फैक्टर कैसे बताता है। जैसे मान के चलो एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट है, इसमें हम लोग NaCl डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं। देखो NaCl कितना मोल है, 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल है तो अंदर जैसे जाता है सॉल्वेंट में तो ये टूट करके अलग अलग हो जाता है, 2 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो तो अंदर में कितना मोल हो गया, 2 मोल। हम लोग समझ रहे थे कितना मोल है, 1 मोल, लेकिन अंदर में डिसोसिएट होकर कितना मोल में आ रहा है, 2 मोल। मतलब हम लोग जो ऑब्जर्व किए थे 1 मोल को लेकर के, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कितना मोल में समझ में आया, 2 मोल। तो बताओ जो ऑब्जर्व किया हुआ प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंट किया गया प्रॉपर्टीज दोनों में अंतर आ जाएगा। अंतर आने का कारण यही है कि हम लोग जो ऑब्जर्व किए थे 1 मोल समझ के, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आया उसमें कितना पता चल गया, 2 मोल। क्योंकि ये जो ये सोलूट है अंदर में जाके डिसोसिएट हो गया और डिसोसिएट होकर के कितना मोल में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल में कन्वर्ट किया। तो इसमें हम लोग आई का वैल्यू तो बोलता है वान हाफ फैक्टर, इसको कितना चेंजिंग आया है कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें वान हाफ फैक्टर मतलब आई का वैल्यू निकालना है। तो बोलता है फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो इसमें देखो तो डिसोसिएट हो गया, जब इसमें डालें तो डिसोसिएट हो गया है, तो कितना मोल में डिसोसिएट हो गया, 2 मोल में। तो ऊपर में 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो बिफोर कितना था, 1 मोल, तो यहाँ पे आ गया 1 मोल और ये आ गया आई का वैल्यू। और ये आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहेगा, ज़्यादा आएगा। तो यही है वान हाफ फैक्टर। अब वान हाफ फैक्टर निकालने का तरीका बताएंगे सबके लिए, डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब के लिए हम लोग बात करेंगे कि वान हाफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आई का वैल्यू निकालना सीखेंगे, मतलब वान हाफ फैक्टर आई का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन फॉर डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो 100% क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग लेना है NaCl, ठीक है। NaCl जब टूटेगा तो ये टूट जाएगा Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, ठीक है। यहाँ पे कितना मोल अभी है, 1 मोल है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी कितना है 1। अगर हम लोग को आई का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना, हम लोग को आई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन, मतलब ये टूटने के बाद मोल की संख्या 1 और 1 2, तो 1 + 1 बटा इनिशियल कितना था, ये टोटल ये 1 मोल है, यहाँ पे 1 कर देंगे तो 2/1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू आ गया चेंज। उसी तरह अगर हमें पूछ दिया MgCl2, अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये टूट जाएगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में, ठीक है। देखो ये इधर 1 मोल है, अब इसमें हम लोग आई का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका है। आई का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये कितना मोल है, 1 मोल है, ये कितना मोल है, 2 मोल है कि नहीं। तो बताओ आई बराबर बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद। तो देखो डिसोसिएशन कितना हुआ है, 1 + 2 हो गया, इनिशियल कितना था 1, तो इसका वैल्यू आ गया 3/1, इसको काटेंगे तो कितना आ गया वैल्यू 1। तो देखो अगर डिसोसिएशन के बात करते हैं तो डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगा, ये दिमाग में सेट कर लो, आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक होगा। लगता समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग देखो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन के लिए, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है तो क्या होगा, वहाँ पे आएगा एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
वहां पे आता है हम लोग का एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे, जो 100% टूटेगा नहीं, उसके लिए क्या बात करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। बोलता है एक मोल में, यहां पे लिख देते हैं, एक मोल में अल्फा मोल डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है। इसका मतलब एक मोल में, कितना मोल में, एक मोल में जितना टूट जाता है वही अल्फा कहलाता है। जैसे हमारे पास एक मोल कोई चीज है, एक मोल है, ठीक है, एक मोल में से खत्म हो गया 0.2 मोल, तो यही क्या कहलाएगा आपका अल्फा। अल्फा डिफाइन कर रहे हैं एक मोल के लिए। अगर एक मोल कोई सब्सटेंस है तो इसमें 1 मोल में से 0.5 खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा अल्फा। ये भी 1 मोल है, 1 मोल में से खत्म हो गया 0.7, तो बता कितना, ये क्या कहलाएगा अल्फा। मतलब एक मोल में जितना टूट जाएगा या जितना खत्म हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल में जितना डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं, कि एक मोल में जितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, कोई भी चीज़ अगर 100% डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, पहला ही लिखते हैं NaCl, और ये टूटता है Na प्लस में और ये Cl माइनस में, 100% मतलब डिसोसिएट नहीं होता है। अगर हम टाइम बराबर t लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू t, मतलब इनिशियल टाइम में अभी इसका वैल्यू 1 है तो इधर प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम t ले लेते हैं, अगर टाइम t ले लेते हैं, अगर कुछ समय बीता है तो ये हमारे 1 मोल है, और 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो इधर क्या बनेगा अल्फा, इधर भी क्या बनेगा अल्फा। एक में से अल्फा चलाएगा तो इधर अल्फा ही बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया तोड़ने के लिए। अब हमें आई का वैल्यू निकालना है, इसमें आई का वैल्यू निकालना है। तो आई का वैल्यू क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो देखो ये टूटने के बाद टोटल मोल क्या यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, आई का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल में कितना था हमारा, इनिशियल मोल कितना प्रेजेंट है, तो 1 मोल है, तो नीचे में यहाँ पे लगा देंगे 1, ये अल्फा कट गया, आ गया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल बटा 1, मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बटा 1। ये हो गया किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएट नहीं होता है तो के लिए। जैसे कि और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है MgCl2, ये अगर डिसोसिएट करते हैं तो Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में, अब ये 1 मोल है, इधर बना होगा 0 0। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, अगर टाइम बराबर 0 ले लेते हैं और फिर टाइम बराबर t ले लेते हैं, तो अगर 1 मोल है, 1 मोल में से अल्फा खत्म हो गया होगा तो इधर होगा अल्फा, और इधर क्या बना होगा 2 अल्फा बना होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका आई का वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, टोटल मोल पहले जोड़ो यहाँ से यहाँ तक, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब टूटने के बाद, इसको तोड़ने के बाद टोटल मोल यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और इनिशियल में कितना मोल था 1 मोल था, इक्वल टू ये वाला कट गया तो 1 प्लस 2 अल्फा इज बटा 1, ये वैल्यू आ गया हमारा कैलकुलेट हो करके। तो ये किसके लिए बात करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग अभी डिसोसिएशन पढ़ रहे थे, उसी तरह हम लोग एसोसिएशन पढ़ेंगे कि जब ये जो सोलूट पार्टिकल हम लोग डाल रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, जब ये सोलूट पार्टिकल हम सोलवेंट में डालते हैं तो ये अंदर में जाके डिसोसिएट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ मोल सोलूट बढ़ेगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और 1 से इसका वैल्यू क्या आएगा, अधिक होगा। अगर एसोसिएशन हो जाए, अगर सोलूट अंदर में जाके एसोसिएशन हो जाए, अगर एसोसिएशन हो जाए, फॉर एसोसिएशन के लिए, फॉर एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक कंटेनर लिए हैं इस तरह करके, इसमें सोलवेंट पार्टिकल्स है,
इसमें हम CH3 डाले हैं, ठीक है, CH3 डाले हैं 2 मोल, कितना मोल डाले हैं, अब अंदर में जाके 1 मोल हो जाए, क्या मोल जाए, CH3COH 1 मोल हो जाए। तो बताओ हम लोग समझे थे कि इसमें जो डाले हैं CH3C डबल बॉन्ड ये 2 मोल है, और अंदर में जाके यही चीज़ है आपस में क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। एसोसिएट क्या मतलब क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम सुने हो ना, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इसमें अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और ये दोनों क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो बताओ यहाँ पे हम लोग समझे थे 1 मोल और 2 मोल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मोल आएगा। तो क्या इसकी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल चेंजिंग आएगा। तो जब ये चेंजिंग आएगा तो यहाँ पे हम लोग निकालना है किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, तो अल्फा इज इक्वल, अल्फा नहीं आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एसोसिएशन के लिए। तो आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। यहाँ पे हो रहा है एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो इसका वैल्यू 1 हुआ, फिर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इनिशियल, इनिशियल क्या होता है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ आई का वैल्यू 1/2 आ गया, और ये आई का वैल्यू 1/2, और यहाँ याद रखना आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, एसोसिएशन के लिए। जैसे यहाँ पे है हम लोग 3x, और 3x से 3 को लिए 3 मोल, 3 मोल, और ये जब हम सोलवेंट में डालें तो ये तीनों जुड़ गया, क्या हो गया, जुड़ गया, और ये तीनों मिलके क्या हो गया, 1 मोल बन गया। कितना मोल बन गया। अब इसके लिए हम लोग आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे 3 से जुड़ के 1 हो रहा है, तो एसोसिएशन में कितना हो गया 1, इनिशियल कितना था 3, यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिस तरह डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिस तरह से डिसोसिएशन पढ़ें उसी तरह डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी आएगा, कि अगर 100% नहीं जुड़ता है तो आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, 1 मोल में जितना एसोसिएट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर CH3 है, COH है, और ये बन के अगर 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 डबल बॉन्ड OH, COH डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH3, यहाँ पे इस तरह से हो गया, ये 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। तभी हम टाइम बराबर क्या ले लेते हैं 0, अभी मान लेते हैं इसको 1 मोल है, कितना मोल है 1 मोल है, ठीक है 1 मोल है। आगे में यहाँ पे 2 मोल समझ लेते हैं, अभी 1 है तो इधर क्या बना होगा 0, आफ्टर टाइम t, टाइम अगर t हो जाता है तो 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 में से अल्फा टूटता है तो इधर क्या बनेगा अल्फा, और ये जो आगे वाला कोफिशिएंट है इसको नीचे में दे देंगे 2 बटा कर देंगे हम लोग। तो बता इसके लिए हम लोग आई का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले टोटल मोल जोड़ देना है, तो जोड़ के 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा 2, और इनिशियल कितना था हमारा 1 था, तो 1 था तो 1 कर दो इस तरह से। अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा आई का वैल्यू। जैसे उसी तरह हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x है और यहाँ x3 है, अगर टाइम हमारा क्या हो 0 है तभी 1 मोल है तो इधर बनेगा 0, अगर टाइम क्या हो जाए t हो जाए तो 1 माइनस अल्फा होगा तो इधर क्या बनेगा अल्फा, और ये कोफिशिएंट नीचे दे देना 3 दे देंगे, ठीक है। तो आई का वैल्यू सबसे पहले टोटल जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा 3, और इनिशियल कितना था 1 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आप लोग, इनिशियल 1 था, अब ये जो आई का वैल्यू आ जाएगा यही क्या कहलाएगा आपका डिग्री ऑफ द एसोसिएशन। देखिए तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे अभी हमारा जो वैल्यू बताए थे, इस तरह से कंटेनर लिए थे, इसमें हम सोलूट डाले हैं, ठीक है, इसमें सोलूट डाले हैं जैसे 4 मोल, कितना मोल डाले हम लोग 4 मोल, तो अंदर में डिसोसिएट या एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग समझे थे कि कितना मान के चले थे कि 4 मोल है, ऑब्जर्व किए थे हम लोग कि इसमें 4 मोल डाले हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गया नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन जब अंदर में जाके यही मॉलिक्यूल अंदर में जाके वो डिसोसिएट हो जाए, 4 से आपको 8 में कन्वर्ट हो जाए, कितने मोल में 8 मोल में,
इसमें भी डाले थे कितना मोल, 4 मोल, और अंदर में जाके 8 मोल में कन्वर्ट हो जाए, तो हमको पता है कि इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज बराबर नहीं होगी, तो मतलब हम इसको बोलते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये हो गया आपका एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हो गया आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बता तो दोनों प्रॉपर्टीज कभी भी बराबर होगा नहीं, बराबर होगा, मतलब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कोलिगेटिव properties are not equal to abnormal कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये चीज हो गया दोनों बराबर नहीं होगा। हम लोग ये सब में सर बराबर कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग जो बोले थे वान हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। भाई यही आदमी था कि जो बता दिया था कि कोलिगेट नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मतलब हम लोग जो ऑब्जर्व किए थे सो, लेकिन अंदर में जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू आ गया, वो दोनों ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। और वो कितना चेंजिंग आता है वही बताता है कौन, वान हाफ फैक्टर। तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल, या फिर इसको बोलते हैं, यहाँ पे सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यही ना निकाला था हमारा आई का वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये है आपका ऑब्जर्व वैल्यू, वो दोनों बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है क्या, कि ये जो वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जब हम लोग जो ऑब्जर्व किए थे 4 मोल डाले थे इसमें, लेकिन अंदर में जाके पार्टिकल क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया। जब एक्सपेरिमेंट किए तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। अभी कितना चेंजिंग आ गया वही हम लोग किससे बताएंगे, वान हाफ फैक्टर से बताएंगे। अच्छा हम इसको एक और लिख सकते हैं इस तरह से कि टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब टूट गया है, जब अंदर में टूट गया तो मोल की संख्या बढ़ेगा ना, तो हम इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब और हम लिख सकते हैं फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, जब डिसोसिएट हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय, आइए टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, मतलब जब ये टूटा नहीं होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज दूसरी होगी, तो दूसरी होगी तो इसको बोलेंगे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। या फिर हमको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दूसरा टर्म में, ठीक है, आई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग कौन सा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नीचे वाला को लिखेंगे क्या हम लोग, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में एबनॉर्मल कोलिगेटिव
प्रोपर्टीज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां तक समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, इस फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पे ऐसे लिखेंगे, अगर इस फॉर्मूला में से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह करके, ये वाला आई इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस इसके और इसके साथ इसके कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू, लिख सकते हैं आई, क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब जब हमारा एबनॉर्मल रहेगा, जब मॉलिक्यूल अंदर में, जब हमारा मॉलिक्यूल अंदर में डिसोसिएट हो जाएगा या एसोसिएट होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो वैल्यू है उसमें आई मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को। जैसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप से पढ़े थे, कितना टाइप से पढ़े थे, 4 टाइप से। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप से पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे पी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या बताए थे, P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दूसरा क्या पढ़े थे, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या था, के बी इंटू मोलालिटी। तीसरा था आपका डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इंटू मोलालिटी, ये था। और एक चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, या इसको लिखे थे एम आर टी। ये था नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन जब मॉलिक्यूल अंदर में डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाएगा, तो उसमें हम लोग से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल। तो कुछ नहीं करना है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर होता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर हो जाएगा जब उसमें हम लोग आई मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एबनॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, एब इफ मॉलिक्यूल, अगर हम सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे इफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड इन सॉल्वेंट देन उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजिंग लाएंगे। और इसी में चेंजिंग लाएंगे जिसका वैल्यू हो जाएगा पी माइनस पी एस बटा पी इज इक्वल टू, इसमें आई मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी बी में ही आई मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें के बी इंटू मोलालिटी ये हो जाएगा। तीसरा में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ में सब में मल्टीप्लाई कर देना है आई को, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू हो जाएगा मोलालिटी, और इसके आगे में मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को आई को। और फिर अगर चौथा बात करेंगे तो हम लोग पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी आर टी, और इसमें आई मल्टीप्लाई कर देंगे आई एम आर टी। यही है हमारा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर सोलवेंट, जब सोलूट है, जब सॉल्वेंट में डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाएगा, तो हम लोग उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें सब में आई मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा पूरा तरह से ये था हमारा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब एबनॉर्मल कैसे आया, एबनॉर्मल के मतलब क्या बताए थे, एबनॉर्मल के मतलब जो हम समझे थे, अगर जो हम लोग आशा किए थे, अगर वो ना हो करके कोई दूसरा चीज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग कोई भी सोलूट है, सोलूट में मतलब कोई भी सॉल्वेंट है, अगर उसमें हम सोलूट समझ के डाल रहे थे 1 मोल या 2 मोल या 4 मोल, लेकिन ये उतना अंदर में जा करके वो सोलूट डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, तब उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ जाता है। और वो प्रॉपर्टीज में कितनी चेंजिंग आता है वो हमारे साहब बोल रहे हैं वान टा फैक्टर, वही बताते हैं आई का वैल्यू निकाल करके। आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सारा चीज़ हम लोग
लोग बता दिए हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आया उसमें हम लोग सब में आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। मॉलिक्यूल जब अंदर में डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हमारा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब इस पर पूरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि कितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा, सारा चीज़ देखेंगे जितना थ्योरी अभी पढ़े हैं सो। चलो समझाते हैं हम, उसमें सी होगा। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले ये वाला देखो तो ये कंपाउंड है ना। देखो तोड़ने तुम लोग को नहीं सिखाए थे पिछले क्लास में, K4FeCN का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं। पहले इसको तोड़ो, क्या करोगे, तोड़ो। तो देखो हम बताए थे ये वाला 4 है ना, इसके आगे और इसके ऊपर, तो पहले अलग अलग लिख लो। यहाँ देखो ये ब्रैकेट वाइज तरह रहेगा ना, तो ये इसके बाहर से, इससे बाहर कुछ नहीं निकालना है, ये एक में रहेगा, टूटेगा नहीं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो ये यहाँ इधर एक तरफ लिखेंगे K और बीच में प्लस साइन, और इधर लिखेंगे FeCN का होल 6। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ ये 4 किसके ऊपर चढ़ा देंगे, इसके ऊपर, और ये 4 इसके आगे, या इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1 जो रहता है इसके ऊपर और इसके आगे, इसके ऊपर और इसके आगे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और लेफ्ट वाला में कैसा चार्ज देते थे हम लोग, प्लस, राइट में कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो वांट हाफ फैक्टर तुम लोग को सिखाए थे कि नहीं, वांट हाफ फैक्टर आई तो टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, K की संख्या कितना, 4, इसकी संख्या कितना, 1, 6 कैसे रे, ये पूरा 1 है। हम बोले ये वाला कभी भी टूट के बिखरेगा नहीं, एकदम एक खतरनाक आदमी है वो, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 4 और प्लस 1, 4 प्लस 1, और ये पूरा के पूरा कितना था, 1 ना, ये पूरा 1 डिवाइड 1 करो तो 5 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 5। आई का वैल्यू कितना आ गया, तो बोला कि बताइए इसके जैसा सेम कौन है। तो चलो फर्स्ट वाला से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है Al2SO4 के होल थ्राइस। कैसे तोड़ना सिखाए थे, पहले Al को एक तरफ रख दो और फिर SO4 को एक तरफ रख दो, रख दिए। अब ये वाला 2 इसके आगे और इसके ऊपर चढ़ा देना, तो ये 2 आगे और इसके ऊपर हो गया, और ये 3 इसके आगे और किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर और 3 इसके आगे। तो लेफ्ट वाला पे कैसा चार्ज देते हैं, प्लस, राइट वाला पे तो आयन कितना हुआ, 2 गो एल्युमिनियम और 3 SO4, तो 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 आई का वैल्यू निकालना है ना, तो 2 प्लस 3 और इधर 1 है तो 1 भागा दे दो, तो कितना हो जाएगा 5। तो बोला इसका जो होता है वांट हाफ फैक्टर किसके बराबर हो गया आंसर, A के बराबर हो गया आंसर, नहीं बना है। तो ये सर बोलते हैं तो हम बनाए तो। चलो यहाँ पे बताओ, ये क्वेश्चन में बोला वांट हाफ फैक्टर ऑफ, अब इसमें दिक्कत होगा, क्या करना है, हम लोग को मालूम है CaNO3 टूटेगा किस में, Ca और किस में, NO3 है ना। तोड़ने का बहुत सिंपल तरीका है, ये 2 जो है इसके ऊपर और ये 2 इसके आगे, इधर प्लस और इधर माइनस, तो बता 1 गो और ये 2 गो कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर कौन हो जाएगा, 3। चलो कॉपी पे उतारो सब, आगे फिर बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो अभी तुम ही बताओ, अगर एक कंटेनर है इसमें हम एक चीज़ को डालें तो टूट गया है, जैसे A भी डालें तो टूट गया, A प्लस में और B और एक और है, अगर इसमें 2 चीज़ डालें, कितना चीज़, तो अंदर में क्या हो गया, एक ही बन गया, क्या बन गया। तो जब डिसोसिएशन हुआ, क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो आई का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा, और एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो वही बोला है कि द वांट हाफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएटेड इन वन सॉल्वेंट, बोल रहा है ए गो डिसोसिएट हो रहा है, तो जब डिसोसिएट हो रहा है तो आई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। फिर बोलता है एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट, दूसरा का बोल रहा है एसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। बोल रहा है पहला बोल रहा है ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, बोल रहा है दोनों बढ़ेगा क्या, बोला लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, बताओ पहल का लेस होगा, फिर बोला लेस देन कभी होगा पहल का,
ग्रेटर देन बोला है, सही बात बोला कि नहीं? और दूसरा का क्या बोला है? ले, मतलब 100% सही बात बोलता है सब चीज। लिखो कॉपी पे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, यहाँ सॉल्व कर दें। कौनवा में देखो, एक रिएक्शन है एन ए से कन्वर्ट हुआ ए, बता तो यहाँ पे ए की संख्या एक से अधिक है ना, एन है, और इधर आके क्या हो गया, जुड़ गया है, तो एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन? एसोसिएशन हुआ ना। अभी हम इसको मान लेते हैं t बराबर 0, अभी मान लेते हैं इसका वैल्यू 1 है, क्या है, तो इधर 0 होगा। अभी टाइम बराबर t लेते हैं या इक्विलिब्रियम ले लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा लेते थे ना। अब हमारा ऑप्शन में दिया है x, क्या दे दिया है, x मान लेते हैं x, इधर क्या बनेगा, x, x में से n गया तो इधर क्या बनेगा, x बनेगा। तो चलो i का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, और ये n है तो नीचे भागा दोगे कि नहीं, n दे दिए। तो i का वैल्यू पहले टोटल जोड़ दो, टोटल क्या करना है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटा n, इनिशियल कितना है 1 से भागा दे दो, मिल रहा है कहीं ऑप्शन में, कितना सिंपल था रे। चलो अगला क्वेश्चन, अब बन रहा है ना, धीरे धीरे बन जाएगा। देखो सब मालूम है सबको कैसे टूटता है, सो Na2SO4 कैसे तोड़ते हैं बताओ, Na2Na प्लस और SO4 पे 2 माइनस, है ना था। चलो ये बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, पहले ये था 1, इधर अभी टाइम बराबर क्या लिए हैं 0, क्या इधर कुछ बनेगा, टाइम बराबर t ले लें या इक्विलिब्रियम ले लेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा जाएगा, इधर क्या बनेगा अल्फा, इधर भी क्या बनेगा। चलो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो तो AXBY क्या लिखा हुआ है, AXBY कैसे टूटेगा बताओ कोई, हम नहीं बताए थे, ये वाला इसके आगे, इसके, ये वाला इसके आगे, इसके ऊपर आएगा कि नहीं, तो होगा XA Y पे प्लस YB X पे, हाँ कोई बोल रहे कुछ रे, बन जाएगा। अभी मान के चलो टाइम बराबर क्या लेते हैं 0, इसका वैल्यू कितना है, इधर क्या बनेगा, अच्छा फिर कुछ टाइम बराबर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, टाइम बराबर क्या हो जाए t, तो ये 1 माइनस अल्फा टूट रहा है, कितना टूट रहा है, तो इधर क्या बनेगा x अल्फा, इधर y अल्फा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो भांटा फैक्टर तुम लोग को मालूम है ना, टोटल पहले जोड़ो यहाँ से यहाँ तक, जोड़ेगा ना, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा हो गया, बटा क्या करोगे 1, क्या करोगे 1, और यहाँ से निकालना है अल्फा का वैल्यू, किसका निकालना है, अल्फा का वैल्यू, नहीं निकल पाएगा भाई, इसको क्या करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, नहीं हो जाएगा इस तरह, 1 है इसमें गुना, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा हो गया। हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा का, है निकालना है ना। अब ये 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख सकते हैं i माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, अल्फा कॉमन ले लें, i माइनस 1 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आ गया आंसर 1 माइनस 1 प्लस एक प्लस वाई हो गया। अब सिर्फ अल्फा बराबर i माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो गया वाई, आया नहीं आंसर, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया i माइनस 1, इसको सजा के लिख दो x प्लस वाई, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा दो माइनस 1, यही आएगा नहीं, ऑप्शन कौन मिल गया, ए नंबर हो गया। उतारो, तुम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप से पढ़ाए थे, पहला क्या था P माइनस पी एस बटा I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या बताए थे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी, अगला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ मोलालिटी, उसके बाद था डेल्टा पाई, पाई इज इक्वल टू
क्या था, आई इंटू सी आर टी, या फिर या आई इंटू एम आर टी, बताए थे ना। अब जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा ना, तो अगर जहाँ पे तुमको आयंस मिल जाएगा, जैसे NaCl मिल जाएगा, Na2SO4 मिल जाएगा, तो कुछ नहीं करना, सब वही चीज रहने देना, खाली आई का वैल्यू इसका पुट कर देना, वही निकल जाएगा आंसर। समझ में आया? जैसे यूरिया वगैरह आ गया तो यूरिया टूटता, हाँ उसमें आप सिर्फ और सिर्फ किससे गुना कर देना हम लोग को, आई से, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल गया। यही था एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ा रहे थे, सॉल्यूशन। थोड़ा सा दिमाग में अगर होगा तो हम बताएं थे ये है सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट, बताए थे। और इसमें हम लोग डालते थे सोलूट, क्या डालते थे, और ये नॉन वोलाटाइल था, नॉन वोलाटाइल सोलूट। कैसा सोलूट था ये, नॉन वोलाटाइल सोलूट, यही ना पढ़ रहे थे अभी तक। अब चेंजिंग लाएंगे, आप इसमें जब मिलाएंगे ना, वो वोलाटाइल मिला देंगे, क्या मिला देंगे, वोलाटाइल। समझ में आया, नॉन वोलाटाइल हम लोग पढ़ लिए, आप क्या मिलाने जा रहे हैं, वोलाटाइल। तो क्या क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलो हेडिंग को, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। दो वोलाटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। कितना वोलाटाइल लिक्विड का, दो। अभी समझ लो पहले, उसके बाद लिखना आराम से। देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे इस तरह करके, ले लिए। इसमें एक लिक्विड भरा है जिसका नाम क्या है, ए। अरे कैसा है, वोलाटाइल है। एक और हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, इसमें भर देते हैं क्या हम लोग, बी। क्या बन देते हैं, दो गो लिक्विड है, दोनों को भर दिए हैं, दोनों कैसा है, वोलाटाइल है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। सबको दिख रहा है, मिक्स कर दिए हैं, इसमें मिक्स कर दिए हैं। क्या बन गया है, AB, बन गया कि नहीं। तो बताओ, ये लिक्विड है, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्या होगा इसका, वेपर प्रेशर होगा कि नहीं, इस तरह करके। यस सर, बोलो। ऐसे मान लेते हैं P0, ये इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, क्या मान लेते हैं इसको, P0 भी। कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसको हम जब मिला दिए, क्या मिला दिए, इन दोनों को मिला दिए, तो मिलाने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होगा कि नहीं, प्रेशर तो ऐसे होगा ही होगा, होगा ना। चलो, जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन नहीं बताए थे, इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो हो सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ये भी हो सकता है, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, बी। अच्छा, जब ये लिक्विड वेपर में बनेगा, ये सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बात कर रहे हैं, तो वेपर बनेगा तो वेपर में भी इसका ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ये वेपर फेज में, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किस में, वेपर फेज में, होगा नहीं। अब यहाँ इस पे प्रेशर आएगा, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सर ये चीज तो जाना पहचाना, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी, जाना पहचाना लग रहा है। मोल फ्रैक्शन जाना पहचाना लग रहा है, ये भी जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ये भी है, मोल फ्रैक्शन ये है। तो बताइए, भी लिख दिए वेपर फेज में, ये भी क्या है, वेपर फेज में। यहाँ पे आ गया पार्शियल प्रेशर, क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहला टर्म पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, क्या मालूम है पार्शियल प्रेशर किसी को, बोल रहे थे, तेज लड़की तुम बन रही थी, नहीं जानता पार्शियल प्रेशर। जैसे मान के चलो, बहुत सारा यहाँ पे भीड़, बहुत सारा आदमी है, क्या है, बहुत सारा आदमी है, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है, आदमी है, इसमें सब है, लड़का लड़की सब है, दिख रहा है। दूर से दिख रहे हैं तो थोड़ी पता चलेगा कौन लड़का है कि लड़की से, समझ में आया।
सब क्या है? आदमी। अब तुम बताओ, बीच में बहुत सारा भीड़ भाड़ है, बीच में एक आदमी आ गया, गोली निकाल दिया। क्या निकाल दिया? और 2 बार ऊपर फायरिंग कर दिया, तो क्या हो गया? पूरा हंगामा हो गया। पता, सब शांति से बैठा था, लेकिन हाँ खड़ा है, सब पता है, शांति से सब क्या था, आराम से खड़ा था। ये आदमी आया तो पूरा हंगामा कर दिया, हलचल मचा दिया। तो बताओ, पूरा भीड़ में ये अकेला आदमी है जो पूरा प्रेशर सब पे बढ़ा दिया कि नहीं? पूरा भीड़ में अकेला आदमी प्रेशर डेवलप कर रहा है कि नहीं? इसका प्रेशर को बोलेंगे क्या हम लोग? पार्शियल प्रेशर। मतलब पूरे भीड़ के संख्या में एक अकेला आदमी भीड़ में पूरा करके हंगामा कर दे, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे गैस मिलेंगे, अगर ढेर सारा गैस रहेगा, उसमें कोई एक गैस द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है, उस गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल प्रेशर। मतलब बहुत सारा गैसों का मिक्सर होता है, और उसमें से किसी एक गैस द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर का नाम क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। तो बता, इसमें एक है कि 2 चीज मिलाए हैं? तो भाई मिक्सर हुआ कि नहीं? तो किसी मिक्सर में किसी एक द्वारा किसी एक गैस या कोई एक लिक्विड द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल प्रेशर। या बोलते हैं द प्रेशर डेवलप्ड इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस आर नोन एज, क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। लगता समझ में आ गया होगा। चलो फिगर बना पहले आराम से। राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ये, प्योर फॉर्मूला। राउल्स हो गया। ये किसके लिए? 1 के लिए। फिर ये क्या हो गया? P डैश बी। पार्शियल प्रेशर को P डैश, इसको डैश समझते हैं ऐसे करके, ठीक है? B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू क्या होगा? PB। कोई दिक्कत? यही कौन बोला? कौन बोला था? राउल्स लॉ। अब इसको लैंग्वेज में लिख पाएगा इसको, ये स्टेटमेंट को? लैंग्वेज नहीं लिखाएगा। बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ये इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? मतलब इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है, क्या कहलाएगा उसको? पार्शियल प्रेशर। उसी तरह जब बी लिए हैं तो बी के लिए, ये है तो किसके लिए? ए के लिए। अभी तुम लोग को नहीं बताए थे, इसे छोटा सा फिगर बनाते हैं ताकि समझ में ज्यादा आ जाए। छोटा सा फिगर दिख रहा है सबको? एक में गैस ये भर दिए लिक्विड, और एक में क्या भर दिए हैं? बी। इसका वेपर प्रेशर है कि नहीं? इसका वेपर प्रेशर को क्या माने थे? पी ए। बी को यहाँ पे वेपर प्रेशर बना था, इसको क्या मान लेते हैं? पी पी, यही ना? दोनों को मिक्स करवा दिए थे हम लोग, मिक्स करवा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ऊपर में वेपर में, कहाँ पे? ऊपर बोले तो छत पे। कहाँ पे? छत पे। क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज में, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कौन फेज में? वेपर फेज में। यही था ना? तो हमारे पास ये चीज है। अगर दोनों को हम कंबाइंड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर टोटल प्रेशर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर अगर बनाना होगा, टोटल पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होगा? तो सर पी टी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी एस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो तुम लोग को मालूम है, बचपने से सिखाए थे। याद आया? नहीं याद आया, भूल जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस, इसका वैल्यू कितना दिया है? बोलो जल्दी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पार्शियल पी नॉट, यही ना था? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक रिलेशन आ गया, समझ में आ गया?
अच्छा इसको लैंग्वेज में लिखवा दें कि छोड़ दें, इसको लिखवा दें? चलो उतार तो पहले लिखवा देते हैं पूरा। ये अपने भी लिख सकता था इसको देख करके, जो लिखा हुआ है ना अपने से नहीं लिख पाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यही लिखना था हमारा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स है ना, राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ component in solution is equal to product of mole fraction of component in solution and vapor pressure of pure component। लैंग्वेज में लिख दिए वही चीज जो वहां पे लिखा हुआ था, पी डैश ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नोट ए। तो हम लोग अभी बात किए थे किस में, देखो तो सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे है ना। अब वहां पे छत के ऊपर कौन बात करेगा, वेपर में डाल्टन्स, कौन आएगा, डाल्टन्स बात करेगा। वेपर फेज में आप निकालिए पार्शियल प्रेशर, समझ में आया। तो फिर आएगा राउल्स आ गया, फिर आएगा डाल्टन्स, दोनों फिर भी बात विचार होगा, बोलेगा दोनों चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो डाल्टन्स का नियम और राउल्स के नियम दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, कंबाइंड कर देंगे, समझ में आया। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो लिखो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पटना में पढ़ती तो पटना ना लिखेगी, लंदन थोड़ी लिखेगी। पार्शियल प्रेशर, देखो भाई ये डाल्टन्स जो आदमी है ना वो वेपर में बात करने जा रहा है, कहाँ पे, वेपर में। अच्छा फिगर फिर से बता देता कि तुमको समझ में अच्छा सा आवे। जैसे अभी हम लोग इस तरह से दो लिक्विड को मिलाए थे, एक यहाँ पे दिए थे और एक यहाँ पे लिखेंगे थे, हो गया। इसको कंबाइन किए थे तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना था, हो गया। एक ये है और ये क्या है, बी, दोनों को मिलाए तो क्या बन गया, ए बी। तो बोलता है सॉल्यूशन में नहीं हम बात करेंगे, कहाँ पे बात करेंगे, वेपर में। क्या में बात करेंगे, वेपर में। तो चलो वेपर में बात करते हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो वेपर में बात करेंगे तो ये बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर ये क्या हो गया, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। तो बोलता है डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। ये कौन बोल रहा है, डाल्टन्स। तो भाई ए के लिए बोला है तो बी के लिए भी वही होगा ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहाँ पे, वेपर फेज में, इंटू क्या, पी टी। या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इंटू पी एस। या फिर लिख सकते हैं पी डैश बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर फेज, इनको क्या हो गया, पी एस। दोनों में किस तरह से लिख सकते हो,
कोई दिक्कत आता? तो बोलता है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। लैंग्वेज में कैसे बोल रहे हैं, बोल रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए कहाँ पे, वेपर में, इनटू टोटल प्रेशर किसका, पूरे मिक्सचर का। और यही स्टेटमेंट कौन दिया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इससे पहले कौन लिखे थे हम लोग, राउल्स लॉ। तो एक था राउल्स लॉ का इक्वेशन क्या लिखे थे बोलो तो, पी डैश ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, है ना। पी डैश बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। ये किसके अकॉर्डिंग था, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि मोल फ्रैक्शन लिखिए वेपर फेज में, उसको गुना कर दीजिए क्या चीज का, टोटल प्रेशर से। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा डाल्टन्स लॉ, और ये क्या हो गया था, राउल्स लॉ। दोनों को कंबाइंड करेंगे, डाल्टन्स लॉ को और किसको, राउल्स लॉ को, दोनों को कंबाइंड करते हैं किसको किसको, द कॉम्बिनेशन ऑफ राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले लिखेंगे एक राउल्स लॉ, कौन सा, राउल्स लॉ। बता बच्चों राउल्स लॉ क्या बोला था, पी डैश ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, ऐसे बोला था कि नहीं। एक और बता देते हैं, बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू क्या बोला था, सिक्वेंशन हो गया। अच्छा राउल्स लॉ समझ में आ गया सर। डाल्टन्स लॉ कौन सा, डाल्टन्स लॉ क्या बोला था यहाँ पे देखो, पी डैश ए इज इक्वल टू क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इनटू क्या, पीटी, नहीं था। इक्वेशन 3 मान लो, फिर मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर फेज इनटू क्या लिखोगे, पीटी। इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकेंड मान लो, कोई दिक्कत। हाँ 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। चलो पहले बात करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या होगा 3। तो बता तो पी डैश बराबर इतना, पी डैश बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना नहीं होगा, देख सकते हैं कि नहीं। अब भाई यहाँ पे देखो ना, ये बोला पी डैश बराबर इतना है, ये पी डैश बराबर इतना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज में इनटू क्या लिखोगे, टोटल प्रेशर। हो गया। इस तरह जैसे इसको लिखें उस सिमिलरली किसको, इसको और इसको लिख सकते हैं कि नहीं, सिमिलरली मतलब समझता है कि नहीं, सिमिलरली मतलब उसी तरह यहाँ लिखना पी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू क्या लिखोगे, पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर फेज में इनटू क्या लिखोगे, पी टी। ये हो गया। तो दोनों को कंबाइंड कर दिए। दो लॉ था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एक क्या था, राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। राउल्स लॉ कब बोला था, सॉल्यूशन में बताया था ना। राउल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट का। अब बोलता है डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहाँ पे, वेपर फेज में इनटू टोटल प्रेशर। पूरा सॉल्यूशन का क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। दोनों को कंबाइंड किए तो हमारा इक्वेशन आ गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इंटू पी टी। सिमिलरली इस तरह से हुआ। और ये दोनों हमारा क्या था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये क्या था, राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दोनों इक्वेशन को याद रखना बढ़िया से, इस पे क्वेश्चन वगैरह भी बनेगा बहुत अच्छा अच्छा। चलो उतारो इसको। चलो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या नाम है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या आता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके बारे में बोल देते हैं कि राउल्स के नियम को जो फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, और जो नहीं फॉलो करता उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, दो गो लिक्विड कब कब आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, कब कब नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है,
आइडियल सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल मतलब समझता है कि नहीं? आदर्श। आइडियल मतलब क्या होता है? आदर्श। जैसे लड़का आदर्श होता है कि लड़की आदर्श होती है? लड़की होती है। क्या बोली रे? तुम बोली। दूसरा क्या बात करेंगे? नॉन आइडियल। तो सबसे पहले जो रॉल्स लॉ के नियम को फॉलो करेगा उसको क्या बोलते हैं? आइडियल। और जो नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल। फॉलो कौन कौन नहीं करता है मालूम है ना? जो नॉन वोलाटाइल होता है नहीं फॉलो करेगा। क्या होता है? उसके एसोसिएशन जो होता है उसमें नहीं होता है, डिसोसिएशन में नहीं होता है, रिएक्शन में नहीं होता है। ये सारा चीज होता है जो फॉलो नहीं करता है। हम लोग बताएंगे कि कोई भी लिक्विड आइडियल कब कहलाएगा। जैसे एक लिक्विड ये वाला है, ये मान लिए इसको, फिर एक ठो हमको क्या मान लेते हैं? बी। दूसरा क्या है? बी। इन दोनों को मिक्स करा दिए। क्या करा दिए? मिक्स। तो क्या बन गया? ए बी। सॉल्यूशन बन गया ए बी। बताओ, जब ये था तो इसके जो पार्टिकल्स है, जो ये लिक्विड ये है, तो इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ए और ए के बीच में? नहीं होगा। ए के बीच में फोर्स ऑफ लगा रहेगा ना। उसी तरह बी में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। क्या कोई दिक्कत है? अब इन दोनों को कंबाइंड किए होंगे तो ये और बी दोनों मिलकर क्या बना गया? हो गया ए बी। तो भाई जब जुड़ा होगा ए और बी, तो भाई ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बी बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो बताओ, बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब समझता है कि नहीं? आकर्षित होना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। अगर ये बराबर हो जाएगा तो हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे कैसा सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? जैसे ये वाला यहाँ पे है, कोई लिक्विड ये है, ठीक है, इसके बीच में आपस में जो आकर्षित बल है और इसमें जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, ये वाला और ये वाला, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है ए बी, ये और ये तीनों बराबर हो जाएगा तो समझ जाना कि सॉल्यूशन जो बना है कैसा है? ये आइडियल सॉल्यूशन। और जब बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? ए बी। ये तीनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। और जब बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बराबर नहीं होगा तो दो तरह से कंडीशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए और इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए। पहले ही भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाला का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए और इधर वाला का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए? कम हो जाए। ये सब कब होगा? आइडियल सॉल्यूशन में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सब बराबर होना चाहिए। मतलब कंपोनेंट का और जो सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? बराबर। तब जाके इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉन आइडियल में जब बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल दो तरह से होता है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी आर नोन एज क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। या फिर बोल सकते हैं वैसा सॉल्यूशन आइडियल होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। तभी हम आइडियल कहेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग आइडियल नहीं कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल भी लिखते हैं सबसे पहले। देखो, इफ टू लिक्विड आर mixed to each other, then टू लिक्विड के मान लेते हैं। टू लिक्विड कौन हो गया? ए एंड बी। टू लिक्विड कौन कौन हुआ? ए एंड बी मिक्स टू each other then formed
फॉर्म्ड सॉल्यूशन ए बी, फॉर्म सॉल्यूशन ए बी, तो लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी आर known as आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एकदम याद करके ना, नीट में एकदम पूछता है, एग्जाम्पल रट लेना बढ़िया से। जैसे पहला एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोल्यूइन, पहला का नाम क्या है, बेंजीन एंड टोल्यूइन, क्या नाम है, टोल्यूइन। बताओ ये वाला जो दोनों को एक दूसरे को मिक्स करवाएंगे ना, तो तीसरा का बनेगा जो सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो एग्जाम में पूछेगा बेंजीन और टोल्यूइन आइडियल होगा कि नॉन आइडियल होगा, आइडियल। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देते हैं ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये दोनों भी क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और एग्जांपल देते हैं नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये भी दोनों क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। एक और देते हैं चौथा नंबर, एक होता है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन। ये याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा फोर्स मतलब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन होगा और कौन नहीं होगा। उतारो आराम से। आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब समझता है कि नहीं, क्या करके, अपवाद। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, चलो सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, ऑप्शन है ठीक है, C2H5Br और दिया है C2H5I, बी नंबर में दिया है C6H6Cl C6H5Br, सी नंबर में दिया C6H6 एंड C6H5CH3, डी नंबर में दिया C2H5I एंड C2H5OH। जल्दी बताओ 1 सेकेंड में आंसर कौन होगा, इतना टाइम, यानी ताक के बताएगी कौन होगा, बी नंबर, यस सर, डी होगा, नहीं होगा ही, कहीं देखो तो एल्कोहल और आई, कहीं है एल्कोहल और आई है कहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है कि बोला उसको सब आइडियल है, कौन आइडियल नहीं है, वही ने पूछा है। तो देखो तो ये वाला आइडियल है कहीं, हो गया आंसर मिल गया। कहाँ गड़बड़ा जाता है, बी चील का निगाह अच्छा होना चाहिए क्या। चलो क्वेश्चन उतारो जल्दी से। ट्रिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बच्चों समझ लो पहले ठीक है। सबसे पहले बोलता है ना, जो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जैसे दो सॉल्यूशन आइडियल है, जैसे इसको एक कंपोनेंट ये है और इसको जब मिलाते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। ये हो गया ये और ये हो गया, इस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये आइडियल कब कहलाएगा, जब आइडियल तो हम लोग मालूम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बोलता है इसका वॉल्यूम जो होगा ना, मतलब वॉल्यूम जो होगा कंपोनेंट का और सॉल्यूशन का, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, पहला क्या लिखने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम हो जाएगा। ये आइडियल के केस में होता है, नॉन आइडियल के सॉल्यूशन में नहीं होता। तो वॉल्यूम जब दोनों का इधर का और इधर का सेम हो जाएगा तो डेल्टा वी मिक्सचर,
बताओ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा इसका? चेंज मतलब फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? जीरो। भाई इधर वाला जोड़ते हैं तो 10 लीटर होता है, तो इधरों वाला कितना होगा? 10 लीटर। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। तो चेंज इसको बोलते हैं डेल्टा थीटा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा नहीं है, डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। क्या होता है? चेंज। क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में चेंज निकालेंगे, 10 में से 10 गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया? जीरो। दूसरा प्रॉपर्टीज, इनको जोड़ोगे ना तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। चलो दूसरा बोलता है ना कि जब इसको इसको मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है ना, तो इसमें ना हीट निकलता है ना हीट देना पड़ता है। ना हीट निकलेगा ना हीट देना पड़ेगा, तो चेंज इन हीट क्या होगा? जीरो। क्या होगा? तो लिख सकते हैं हीट neither absorbed and nor evolved। हीट हो गया। अच्छा, डेल्टा एच क्या लिखेंगे? डेल्टा एच मिक्सचर क्या होता है? मिक्स। कहाँ पर है ना, इधर टी लगेगा ना, THER हो गया। डेल्टा एच का मिक्स का वैल्यू बता कितना होगा? जीरो। हो गया जीरो। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जीरो नहीं होगा, ना ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा। और तीसरा पॉइंट, तीसरा बोलता है ना कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सेम हो जाएगा कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर निकाला था ना कैलकुलेट करके राउल्ट्स लॉ, वो सेम हो जाएगा किसके जैसा? इसके जैसा। तीसरा पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। हाँ, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये सेम हो जाएगा। तो बताओ राउल्ट्स लॉ क्या दिया था मालूम है ना? P डैश A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू बुड़बक हो ना। और फिर P डैश B बराबर क्या बोला था? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नॉट B। उसके बाद PT क्या दिया था? PT इज इक्वल टू, वही ना बोला था? नहीं बोला था? इसमें ग्राफ दिया था, आधे ग्राफ रट लो भाई, टेंशन नहीं लेना। इधर P नॉट A, इधर P नॉट B। यहाँ से ऐसे एक मारना और एक यहाँ पे ऐसे, ये दोनों को क्या कर देना? मिला देना। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A का वैल्यू 1, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A का वैल्यू 0। इधर से इधर बढ़ेगा, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B का वैल्यू 0, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ B का वैल्यू 1। इधर से इधर क्या होगा? इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? PT इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, इस ग्राफ का नाम हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P नॉट A। इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नॉट B। इतना याद रखना है। यही कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज का? आइडियल सॉल्यूशन का। यही याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V का वैल्यू क्या होता है? जीरो। डेल्टा H का वैल्यू जीरो। फॉर्मूला में क्या होगा? PA बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू PA। मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P2। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो बराबर बराबर दिए हैं ना, वहां बराबर नहीं होगा। चलो उतारो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे जल्दी से। विच प्रॉपर्टी, क्या लिखा? विच प्रॉपर्टी इज सो बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या शो करता है? पहला, रोल्स लॉ को फॉलो करना। रोल्स लॉ का रूल को फॉलो करता है। डेल्टा V का वैल्यू क्या होना चाहिए? डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है? जीरो। ऑप्शन लिखे हैं 4 गो। चलो पहला ऑप्शन लिखने जा रहे हैं, ईट फॉलो। फॉलो मतलब समझता कि नहीं? जैसे तुम लोग फॉलो करता होगा कहीं ना कहीं जरूर, इंस्टाग्राम ID का क्या चलाता है जो, वो वाला फॉलो। कौन चीज दूसरा होता है? वही होता है
कैसा था दूसरा, कैसे होता रे? उसके बाद डेल्टा एच मिक्सर बराबर 0, डेल्टा एच मिक्सर बराबर क्या हो गया 0, और डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज। कौन आंसर होगा? सोचो तो ऐसे ऐसे खाली पढ़ना रहता तो कितना मजा आता है। मतलब इस टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों जल्दी बता देना, ठीक है? और बता देगा, जो बताएगा उसको मिलेगा लड्डू। ए मिक्सचर, क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर मतलब दाल मूठ। क्या होता है? दाल मूठ। खाया कि नहीं? बेंजीन एंड टोल्यूइन किसका मिक्सचर है? बेंजीन और टोल्यूइन का एक मिक्सचर है। और 4 को ऑप्शन दिया है, लिखा हुआ है एन आइडियल सॉल्यूशन, बी में दिया है नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सी नंबर में दिया सस्पेंशन, सस्पेंशन। ये बकवा कहाँ से उठा कर दे दिया रे? और एक दे दिया है इमल्सन। क्या दे दिया है? इमल्सन। कौन आंसर होगा? मजा आ रहा है ना? है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहला स्टेटमेंट जो रॉल्स लॉ के नियम को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? ये लिख दें, उसमें नहीं लिखे थे, लिख देते हैं ताकि भूल जाए तुम लोग बाद में नहीं। द सॉल्यूशन विच ओबे लिखेंगे, फॉलो लिखें? ओबे, ओबे मतलब गलत हो जाता क्या है? हैं? हाँ, फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ आर नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन कब आइडियल कहलाएगा? अब बताएं तो इस तरह से 2 लिक्विड ले लेते हैं, एक का नाम क्या लिए? ए, दूसरा का नाम क्या ले लिए? बी। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा? ए बी। क्या बन जाएगा? ए बी। तो बोलता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड ए और लिक्विड बी वो किसके नहीं बराबर होगा? किसके बराबर? सॉलिड के बराबर। तो क्या कहलाएगा ये? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ, लिख सकते हैं इफ सॉल्यूशन इज आइडियल, इफ सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, नॉन आइडियल when force of attraction, force of attraction a b is not equal to, not equal to force of attraction, attraction क्या होगा? ए बी। ये बराबर नहीं होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी बी नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, तब ये क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ हाँ, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे। जो वो ओबे करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो नहीं फॉलो करता है उसको ना बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा दिमाग लगाया ये, समझा? लड़का को बहुत खराब सोचते थे रे, अब प्रूफ कर दिया, अच्छा लड़का है ये, समझा? जो रॉल्स लॉ के नियम को फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। इसका प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। किसका बात करेंगे? प्रॉपर्टीज। मालूम है ना? प्रॉपर्टीज शॉर्ट में लिख देंगे कि थोड़ा डिटेल कर दें। पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा? डेल्टा
वही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक ही है। हाँ, डेल्टा V मिक्स वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा क्या होगा, डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू नॉट 0। तीसरा क्या होगा बच्चों बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बताए थे ना, वेपर डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट लिखें, P डैश ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। चलो, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हो गया। मतलब ये P डैश ये बराबर नॉट इक्वल टू क्या होगा, P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू P नॉट ए, फिर P डैश B इज इक्वल टू नॉट इक्वल होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नॉट B, और ये होगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी नॉट इक्वल टू P डैश ए प्लस P डैश B। ये बराबर नहीं होगा किसके केस में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में।